बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका होस्ट कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल ऑन स्पेशल टीवी। सुनते कानों देखती आंखों को डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी का सलाम मोहब्बत। जैसे कि हमारी तमाम ऑडियंस जानती है कि हमने हमेशा करंट इशू को टाइटल करने की कोशिश की है। हमारे इस प्रोग्राम की जो खूबी है वो ये है कि हम बेस्ड ऑन साइंस गुफ्तगू करते हैं, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को प्रमोट करते हैं और कोशिश करते हैं कि आपके उठाए गए सवालात की अक्कासी करते हुए आपके हर सवाल को डिफरेंट एंगल्स के साथ अपने एक्सपर्ट के सामने रखें और उनका एक्सपर्ट पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो आप लोगों तक पहुंचाकर आप लोगों की ज़िंदगी में आसानी पैदा करने की भरपूर कोशिश करें। आज का जो हमारा प्रोग्राम होगा इस पर हम सब फर्टिलिटी पे बात करेंगे। बे औलादी, बांझपन, मेल इनफर्टिलिटी हो या फीमेल इनफर्टिलिटी हो, मर्दाना बांझपन हो या जनाना बांझपन हो, इसके ऊपर बात करेंगे और साथ में ये देखेंगे कि हमारे जैसे मुल्कों के अंदर बढ़ती हुई आबादी की बेसिक वजह क्या होती है। फिर लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से बेशुमार ऐसे पेशेंट जो कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो हमारी फीमेल्स होती हैं उनको क्या कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, इस तरह के मसाइल होते हैं। फिर उनके ब्लड प्रेशर, शुगर, फिर इसके अलावा ओबेसिटी और इस जैसे कई मसाइल जो हैं ये उनकी लाइफ में क्यों आते हैं और इसको किस तरह मैनेज किया जाता है। फिर अगर आप सब फर्टिलिटी के मरीज़ हैं तो क्या ये काबिल इलाज है और आपको कौन सा ऐसा गोल्डन पीरियड है, कौन सा ऐसा टाइम है जिस पे आपको अपनी स्पेशलिटी में और अपने स्पेशलिस्ट के पास जाके अपने मसले को डिस्कस करना है। शादी के बाद कितना टाइम आपको वेट करना चाहिए और कितने टाइम के बाद आपने अपनी गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाना है और जाके आपने उसको अपना ट्रीटमेंट के लिए जो भी उसकी गाइडलाइन है उस पर अमल करना है। और फिर इसकी इन्वेस्टिगेशन क्या होती है, प्रिवेंशन कैसे होती है, बांझपन से बचा कैसे जा सकता है, अगर बांझपन है तो इसका ट्रीटमेंट की जदीद इलाज क्या है। इन सारे मौज़ूआत पर बात करने के लिए आज मैंने अपने स्टूडियो में जिस मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट फेमस, मोस्ट एक्सपीरियंस शख्सियत को दावत दे रखी है, किसी तारफ़ की मोहताज नहीं है, कोई स्क्रीन ऐसी नहीं है जहाँ पे मैडम आपको नज़र ना आती हों। फिर इसी तरह हमारे जितने भी हाउस ऑफिसर्स हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, पीजीज़ हैं, ट्रेनीज़ हैं, जीपीज़ हैं, जितनी भी मेडिकल से रेलिवेंट जितनी भी सोसाइटीज़ हैं वो मैडम के नाम से बाखूबी वाकिफ़ हैं। अगर आप सोशल मीडिया, फिर इसके अलावा एआई का दौर, आईटी का दौर, किसी भी जगह पे अगर आप मैडम को सर्च करते हैं तो मैडम आपको हर जगह अवेलेबल मिलेंगी। फिर इसके साथ ही दुनिया में होने वाली जितनी भी जिद्दत है, तरीका इलाज, उसमें जितनी एडवांसमेंट है, उस सब पर मजबूत ग्रिप रखे हुए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर रोबीना सोहेल, जो प्रोफेसर ऑफ गायनोकोलॉजी हैं और प्रेसिडेंट हैं हमारी SOGP, एक सोसाइटी है गायनोकोलॉजी की, उसकी प्रेसिडेंट हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। मैडम, फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच कि आपने हमें टाइम दिया। और जब भी आप हमारे पास होती हैं तो मल्टीपल क्वेश्चंस हमारे माइंड में होते हैं कि कोई भी चीज़ ऐसी रह ना जाए कि जो मैडम से हम उसको एक्सप्लेन ना करवा पाएँ। सबसे पहला सवाल मेरा ये होगा कि बेसिक जो बे औलादी की बढ़ती हुई वजूहात या सब फर्टिलिटी की जो मेन काजेज़ हैं वो आपकी नज़र में क्या है? मैं आपको इसको इस तरह से कहूँगी कि जब हम बे औलादी या इनफर्टिलिटी की बात करते हैं तो हम ज़्यादातर औरत की तरफ देख रहे होते हैं। ठीक। और हम कॉजेज ढूंढने की कोशिश करते हैं कि औरत में क्या कॉजेज होंगे। तो कॉजेज जो हैं, पहली तो इम्पॉर्टेंट बात ये है अंडरस्टैंड करने के लिए कि इनफर्टिलिटी का कॉज आदमी या औरत दोनों में हो सकता है। कई दफ़ा वो दोनों में होता है, कई दफ़ा वो एक में होता है। तो जब हम इनफर्टिलिटी के लिए वजह पता करने की कोशिश करें तो हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। ठीक। दूसरी बात यह है कि जो हमारा ग्रोइंग रेट ऑफ ओबेसिटी और पॉलीसिस्टिक ओवरीज है, पॉलीसिस्टिक ओवरीज खुद एक रीज़न फॉर इनफर्टिलिटी बन जाता है, लेकिन वो वाहिद रीज़न नहीं है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं होती। सो जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो ओवरी से बना हुआ है, यूट्रस है, ट्यूब्स हैं उसके अंदर। तो जो बीमारियां इन तीन चीज़ों को इन्वॉल्व करेंगी, उन्हीं बीमारियों की वजह से प्रेगनेंसी नहीं होती। एंडोमेट्रियोसिस का मैं जिक्र करना चाहूँगी और इन्फेक्शन की वजह से ट्यूबल ब्लॉकेज का। हमारे यहाँ यंग लड़कियां आती हैं, 6 महीने शादी को हुए होते हैं और वो इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट कर रही होती हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेट कोई नहीं करवाते। तो अगर हम इन्वेस्टिगेट करके वजह नहीं मालूम कर रहे और उसका इलाज किए जा रहे हैं तो वो मुनासिब नहीं है। दूसरा, हस्बैंड का जो सीमन का टेस्ट है वो एक सिंपल टेस्ट है जो कि हमें ये बता सकता है कि सीमन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सो आपके पास आई एम श्योर और क्वेश्चंस हैं। आई विल जस्ट स्टिक टू दैट कि औरतों के और आदमियों के दोनों के कॉजेज को देखने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक। अच्छा मैडम, अगर हम परसेंटेज निकालें आज के दौर के अंदर, जिस तरह पहले होता था कि जैसे आपने कहा कि फीमेल्स को ही ब्लेम किया जाता था,
तो पहले ये होता था कि 70% फीमेल्स के अंदर प्रॉब्लम आती थी, कोई 30% या 20% मेल में आती थी, तो अब इसकी रेशियो क्या है? तकरीबन बराबर है। ठीक। सो अगर मुझे उसको 100 से करना हो तो मैं ये कहूंगी कि 30-35% मेल, 30-35% फीमेल एंड अराउंड 30% जिनमें हमें पता नहीं चलता कि कॉज क्या और फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही होती। ठीक। बट हस्बैंड्स आर ऑलमोस्ट इक्वली रिस्पॉन्सिबल। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात समझने वाली ये है कि जो हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो स्मोकिंग है, ओबेसिटी है, ये सब चीजें स्पर्म काउंट को इफेक्ट करती हैं। ठीक है। सो हमें ये आदमियों को बताना चाहिए कि अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही तो मेल स्पर्म्स को इम्प्रूव करने के लिए हेल्दी एक्सरसाइज, और हमने आज सुबह बैठ के काफी इसके बारे में बात भी की, हेल्दी लाइफस्टाइल जरूरी है, स्मोकिंग को छोड़ना जरूरी है, मुनासिब वजन हो और इस किस्म की एक्टिविटीज ना हो। एटमॉस्फेयर को तो प्रॉब्ली हम कुछ नहीं कर सकते, दैट्स अ गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन ठीक। बाकी चीजें हम देख सकते हैं। ठीक होगा। अच्छा मैडम, फास्टिंग हेल्प कर सकती है आपकी सब फर्टिलिटी को रिड्यूस करने में? क्या आप रोज़ा रखते हैं, फास्टिंग करते हैं, वेट रिडक्शन करते हैं? देखें, मैं इसको एक और तरीके से कन्वर्ट करती हूँ। आपका क्वेश्चन बड़ा वैलिड है, लेकिन मैं इसको ऐसे कहती हूँ कि हमारे पास पेशेंट्स आती हैं जो प्रेग्नेंट नहीं हो रही फॉर मेनी ईयर्स ठीक। और वो ओवरवेट है। द ओनली रीजन दैट दे आर नॉट बिकमिंग प्रेग्नेंट इज दैट दे आर नॉट रिड्यूसिंग वेट। उसकी वजह से पीसीओ है, पीसीओ की वजह से एग नहीं बन रहा। तो जब वो फास्टिंग करेंगी, अगर वो फास्टिंग प्रॉपर हो रही है ठीक। तो वेट रिडक्शन होगा। वेट रिडक्शन कैन इम्प्रूव देयर फर्टिलिटी, आई वुड पुट इट लाइक दैट। सो हमारे पास बहुत सारी खवातीन जो 8-8 साल से प्रेग्नेंट नहीं हुई, सिर्फ वजन कम करने पे दे बिकम प्रेग्नेंट क्योंकि उनकी ओवुलेशन ठीक हो गई। ठीक हो गया। अच्छा मैडम, इसी से रेलिवेंट एक सवाल ये भी है कि जब शादी हो गई तो एक हेल्दी जोड़े को कितने टाइम तक वेट करना चाहिए और फिर अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के पास? यकीन करें, मैं आपके सवाल का इंतजार कर रही थी। उसकी एक वजह है। अगर तो देखें, इसमें दो फैक्टर हैं, एक ड्यूरेशन ऑफ मैरिज और दूसरा एज, लड़की की खास तौर पे। वैसे तो आजकल आदमियों की एज भी इंपॉर्टेंट हो गई है। सो अगर तो लड़की जो है शी इज लेस देन 35 ईयर्स ऑफ एज और शादी को 1 साल हो गया है, तो 1 साल के बाद वो किसी डॉक्टर से रुजू कर सकते हैं कि प्रेगनेंसी नहीं हो रही, प्रोवाइडेड द कपल हैव बीन लिविंग टुगेदर। ठीक। और अगर औरत की उम्र 35 साल से ऊपर है तो 1 साल वेट नहीं करना चाहिए, डॉक्टर से जल्दी रुजू कर लेना चाहिए। ठीक। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली 18 साल की लड़की है, शादी को 6 माह हुए हैं और वो डॉक्टर के पास चले जाते हैं, और फिर अगर डॉक्टर उनको मेडिकेशन ना दे तो दे आर वेरी डिसअपॉइंटेड, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनको दवाई मिले। तो एक किस्म का डिमांड क्रिएट हो गई है कि 6 महीने की शादी पे आप दवाई देना शुरू कर दें, जो कि सही नहीं है। ठीक। अच्छा मैडम, आजकल हम सोशल मीडिया का दौर है, एआई का दौर है, आजकल हम देख रहे हैं कि 70-70 साल के हकीम 16-16 साल की लड़कियों से शादियां कर रहे हैं, तो क्या ये भी इनफर्टिलिटी की काज बन सकता है? 100%। ठीक। क्योंकि 70 साल के, मैं किसी पे कमेंट नहीं करना चाहती, बट अ 70-year-old मैन ऑल्सो हैज द स्पर्म्स व्हिच आर इफेक्टेड एंड दे आर नॉट ऑप्टिमल स्पर्म। ठीक। सो एज के साथ काफी सारा आया है कि एज और वेट दोनों चीजें स्पर्म क्वालिटी को भी इफेक्ट करती। ठीक हो गया। अच्छा मैडम, अगर किसी को फर्टिलिटी है, या मेल है या फीमेल है, क्या कोई अर्क, कोई फक्की, कोई तवीज़ उसको ख़त्म कर सकता है? नहीं। बेस्ड ऑन साइंस अगर हम बात करें तो इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होगी? देखिए, बात बड़ी सिंपल है। अनलेस आपको कॉज नहीं पता, आप उस चीज का इलाज नहीं कर सकते। और हमने तो एमबीबीएस किया है, तो हम तो मेडिकली ही सोचते हैं, हम उस तरीके से शायद सोच ही नहीं सकते। तो मेरे पास जब लोग आके पूछते हैं कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है कि नहीं, आई रिस्पेक्ट ऑल टाइप्स ऑफ डिसिप्लिन्स, बट द थिंग इज, अकॉर्डिंग टू माई अंडरस्टैंडिंग, अनलेस यू फाइंड द रूट कॉज यू कैन नॉट ट्रीट इट। मैं तो सिंपल, मेरी पैथोफिजियोलॉजी इतनी है ठीक कि है। पता करें वजह क्या है, उस वजह का इलाज करें तो प्रेगनेंसी हो जाएगी। ठीक है। अगर हमें वजह ही पता नहीं है और हम सब लोगों को एक ही तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, तो वो प्रेगनेंसी हो सकती है, लेकिन वो महज इत्तेफाक है। ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। स्पर्म काउंट का, जिसको स्पर्म का प्रॉब्लम हो, उनकी स्पर्म एनालिसिस कई दफा होता है। ठीक। तो कई दफा वो जाके मुख्तलिफ जगहों से इलाज करवाते हैं और वो आके कहते हैं कि हमने दवाई खाई थी, हमारा स्पर्म काउंट बेहतर हो गया। ठीक। वो ये रियलाइज नहीं करते कि स्पर्म काउंट इज अ वेरिएबल थिंग, और स्पर्म डे टू डे, मंथ टू मंथ नेचुरली भी चेंज हो रहे होते हैं। उनकी काउंट चेंज हो रही होती है, मोबिलिटी चेंज हो रही होती है, मॉर्फोलॉजी चेंज हो रही होती है। तो इट इज जस्ट अ कोइंसिडेंस कि आप किसी के पास गए और आप वापस आए और आपका स्पर्म काउंट ठीक हो गया। ये उसी तरह है जैसे जेंडर सिलेक्शन की जब बात होती है ना, तो लोग कहते हैं जेंडर सिलेक्शन, आप मेरे पास आ जाए, मैं आपको दवाई देती हूँ, आपको फलां दवाई से आपका फलां जेंडर हो जाएगा। दैट्स नॉट ट्रू। जेंडर सिलेक्शन इज अ साइंटिफिक प्रोसेस। उसी प्रोसेस से गुजरेंगे तो सही होगा, बाकी महज इत्तेफाक भी हो सकता है।
किसी वक्त हो सो भी हम सकता किसी वक्त हो भी सकते हैं, जैसे किसी भी औरत की प्रेगनेंसी में बेटा और बेटी होने के तकरीबन बराबर चांसेस हैं। है। ठीक है। तो जस्ट अ कोइंसिडेंस कि उसको बेटा हो जाए या बेटी हो जाए, तो ठीक। मैं उस पर क्रेडिट नहीं ले सकती। बिल्कुल। क्रेडिट इज ओनली बाय द साइंटिफिक मेथड। बिल्कुल सही। अच्छा मैडम, चूंकि आपकी एक बहुत लंबी चौड़ी प्रैक्टिस भी है और एक एक्सपीरियंस भी है, आपकी नज़र में सब फर्टिलिटी के ऊपर मिथ्स लोगों की क्या है जो आपके क्लिनिक में प्रेजेंट होती है? बहुत सारी मिथ्स हैं। एक तो मिथ सबसे इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल में जो मुझे बतानी चाहिए वो ये है कि उनका ये ख्याल होता है कि मेल इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी इनफर्टिलिटी। ठीक है। सो मदर्स कई दफा हमारे पास क्लिनिक के अंदर एक कपल आया करता था जिनको इनफर्टिलिटी थी और मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी थी। थोड़े अरसे के बाद उसकी वालदा उसी लड़के को एक और खातून के साथ लेके आ गई, सो ही मैरिड अगेन। तो सबसे बड़ी मिथ ये है कि मेल को प्रॉब्लम नहीं हो सकता। आई थिंक इस बात को देखना ये बहुत उनकी फैमिली जरूरी भी है। नहीं मानती। हाँ, तो वो उनकी मदर जो थी अपने बेटे की बार बार शादी कर रही थी कि लड़की ठीक नहीं है, तो वो ठीक। हर दफा एक नई शादी कर देती थी। सो आई थिंक एक ये मिथ है। दूसरी मिथ ये है कि लोग ये नहीं रियलाइज करते, एंड आई डू हैव अ सेंसिटिव कॉर्नर फॉर ओबीज वुमेन। मैं भी ओवरवेट हूँ। जो ओवरवेट होते हैं उनको चैलेंज पता होता है कि ओवरवेट इट्स नॉट इजी टू लूज वेट। ठीक। लेकिन लोगों का ये मिथ है कि ओबेसिटी का प्रेगनेंसी से ताल्लुक नहीं है। ठीक। और वो अक्सर आके कहते हैं कि फलां औरत जो है वो उसका इतना वेट था वो तो प्रेग्नेंट हो गई, विच इज ट्रू। लेकिन जिसमें पीसीओ का एलिमेंट होगा वहां वो औरत को प्रेग्नेंट होने में डिफिकल्टी होगी। तो आई थिंक ओबेसिटी इज अनदर मिथ कि ओबीज हो या ना हो उसका प्रेगनेंसी से कोई ताल्लुक नहीं है। सो इस किस्म की चीजें हैं जो कि एग्जिस्ट करती हैं, एंड देयर आर मेनी ऑफ देम। एक एक्चुअली ये भी मिथ है कि फर्टिलिटी जितनी जल्दी हो जाए और जितने रैपिडली बच्चे हो जाए वो अच्छा है। जबकि हम ये कहते हैं कि बेबी तब होना चाहिए, एक तो जब उसकी डिजायर हो, और दूसरा तब होना चाहिए जब माँ की सेहत नॉर्मल पे आ चुकी हो। ठीक। सो बिटवीन टू प्रेगनेंसी इट टेक्स अराउंड 2.5 to 3 years फॉर द वुमन टू बिकम नॉर्मल। तो अगर हम उस औरत को नॉर्मल पे नहीं आने देंगे तो वो कहते हैं बच्चे सारे इकट्ठे बड़े हो जाएंगे। ठीक। आप देख रहे हैं माशरे में बच्चों को कितनी ट्रबल्ड बच्चे हैं हमारे आजकल। माशरा बड़ा डिफिकल्ट हो गया है, एनवायरमेंट बड़ी डिफिकल्ट है। तो अगर आप वो सारे बच्चे इकट्ठे पैदा कर लेंगे तो आप किसी बच्चे को भी प्रॉपर अटेंशन नहीं दे सकते। तो इसके आई थिंक इस चीज़ों को देखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मैडम, आईवीएफ का कॉन्सेप्ट अगर हम आम बंदे को, एक लेमैन को समझाएं तो किस तरह समझाएं कि आईवीएफ का प्रोसीजर कैसे होता है और ये कितना सेफ होता इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। पहली बात तो ये है कि आईवीएफ करना किसमें। तो आईवीएफ उन लोगों को ऑफर किया जाता है ज्यादातर जिनकी नेचुरल वे से प्रेगनेंसी नहीं हो रही होती। दूसरी बात यह है कि इसमें काफी इस तरह की चीजें हैं जिसमें स्पर्म का प्रॉब्लम है, कोई जिसके अंदर ट्यूबल ब्लॉकेज है, जिसके अंदर एंडोमेट्रियोसिस है, तो ये और जिसमें वजह नहीं पता चल रही जो हमने पहले भी बात की थी, उन जी। सब में आईवीएफ हो सकता है। सो आईवीएफ का बेसिक कॉन्सेप्ट पाकिस्तान के लिए खास तौर पे ये है कि स्पर्म और एग जो प्रेगनेंसी में यूज होगा वो अपने वालिदैन का ही होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ठीक। लोगों को ऐसे महसूस होता है कि जैसे स्पर्म एग की कोई मिक्सअप ना हो जाए, किसी और का ना हो जाए, तो वो नहीं है। सो इन सिंपलिस्टिक टर्म्स बेसिकली ये करते हैं कि ओवुलेशन को इंड्यूस किया जाता है, यानी अच्छी क्वालिटी के एग्स को ब्रीड करने के लिए दवाई दी जाती है। जब अच्छी क्वालिटी का एग आ जाता है तो उसे पिक करके बाहर निकाल लेते हैं, हस्बैंड से सीमन लेते हैं, उस सीमन को प्रोसेस करके उसमें से गुड क्वालिटी स्पर्म्स निकालते हैं और उनको मिक्स करके उनको अलाउ करते हैं टू फर्टिलाइज। इफ दे फर्टिलाइज, उसको इंक्यूबेट करते हैं, जब वो सेल डिवाइड होते हैं इट इज पुट बैक इनटू द मदर्स वूम, यानी यूट्रस के अंदर उसको एक छोटा सा प्रोसीजर होता है उससे रख देते हैं। ठीक। लेकिन दो तीन बातें। पहली बात, प्रोसीजर एक्सपेंसिव है। दूसरी बात, एज रिलेटेड और इंडिकेशन रिलेटेड फेलियर रेट समझना बहुत जरूरी है। ठीक। इसलिए कि अगर मुझे कोई, मेरे उस्ताद ये कहते थे कि मैं पेशेंट को ये कहता हूँ कि अगर तुम्हारे पास, तब सस्ता होता था कंपैरेटिवली, अगर 2-3 लाख फालतू पड़े हुए हैं, आपने वो इस्तेमाल किए और आपको प्रेगनेंसी ना हुई, तो आपको उनके जाया होने का दुख नहीं होगा। अगर दुख नहीं होगा तो फिर आपको करवाना चाहिए। अगर आपके लिए वो पैसा इतना कीमती है तो फिर सोचना चाहिए कि अगर इसका फेलियर रेट इतना ज्यादा है तो करवाएं भी कि ना करवाएं। उस वक्त से बहुत टाइम गुजर गया, फेलियर रेट्स कम हो गए, लेकिन फिर भी हर औरत को अपना सक्सेस और फेलियर रेट डॉक्टर से डिस्कस करना चाहिए। ठीक। फिर ये प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है, इसके साइड इफेक्ट्स डिफरेंट स्टेजेस पे हो सकते हैं, ठीक। उनको समझना चाहिए। और ज़हनी तौर पे थोड़ा मजबूत होना चाहिए। व्हेन यू डिसाइड कि हमने ये करना है, तो अल्लाह पे भरोसा और डॉक्टर पे भरोसा, दोनों चीजें जरूरी हैं। फिर जाके आप इसको डिसाइड करें, करवा। जैसे मैडम आपने एक्सपेंसिव की बात की, आईवीएफ के महंगा होने की
वजूहात अगर एक आम बंदा समझना चाहे तो कैसे समझे कि ये क्यों महंगा होता है? मैं आपको इस तरह बताऊंगी, क्योंकि मैं जब ये आईवीएफ लेबोरेटरी हमारे हॉस्पिटल में जहाँ मैं काम करती हूँ वहाँ सेटअप हो रही थी, तो हम उसको देखा करते थे। लेबोरेटरी का जो सेटअप है वही स्पेशल है। सो इवन उसकी दीवार, खिड़की होनी है कि नहीं होनी, पेंट एक खास तरह का होना है, फर्श एक खास तरह का होना है, एक तो स्ट्रक्चर पे एक्सपेंस है, ठीक। फिर उसका इक्विपमेंट बहुत महंगा है। अगर मैं आपको सिंप्लीफाइड जबान में ये कहूँ कि इवन जो पानी वहाँ इस्तेमाल होना है दैट इज नॉट लोकल, तो उसमें भी वो इस तरह का पानी होना चाहिए जिसमें कोई इन्फेक्शन का और कोई ऐसा कोई ना हो कि वो प्रोसेस इफेक्ट हो जाए। सो इट्स, और फिर दवाइयाँ, सो द होल प्रोसेस इज, इट्स अ वेरी वेरी एक्सपेंसिव बिजनेस। इसमें ये नहीं है कि कोई फायदा उठा रहा है। एक्चुअली द होल इन्वेस्टमेंट ऑन अ प्रोजेक्ट ऑफ आईवीएफ सेंटर इज अ वेरी एक्सपेंसिव बिजनेस। इसीलिए आप देखेंगे कि नंबर बहुत कम है, क्योंकि लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, डॉक्टर्स ही अफोर्ड नहीं कर सकते उसको सेटअप करना। जारी बात, अगर बनाएंगे उसकी रनिंग नहीं होगी तो कॉस्ट तो फिर वो कॉस्ट कैसे होगी। दूसरी बात ये है कि कुछ कंट्रीज में, जैसे हमारी नेबरिंग कंट्री इंडिया में, उन्होंने इक्का दुक्का गवर्नमेंट के लेवल पे आईवीएफ सेंटर बनाए हैं ताकि वो सब्सिडाइज रेट पे अनअफोर्डिंग लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर सके। तो ऐसी भी कोई चीज की जा सकती है। मैडम, आईवीएफ, एक अच्छा आईवीएफ सेंटर आपकी नजर में कैसा होता है? जिसके रिजल्ट अच्छे हैं। एक आईवीएफ सेंटर देखें, ये सब चीजें पता चलती हैं रिजल्ट से। आईवीएफ की बात हो रही है, एक बात कहना चाहती हूँ। हमारे यहाँ कपल जो इनफर्टिलिटी के हैं वो दे गो फ्रॉम डोर टू डोर। सो आपके पास जो एक एवरेज इनफर्टिलिटी का पेशेंट आएगा, उसकी इतनी मोटी फाइल है, और उसे देख के यकीन करें बहुत दुख होता है, क्योंकि उससे उनकी तकलीफ, उनका खर्चा और उनके प्रोसेस का, सफर का पता चलता है कि कितना तकलीफ दे सफर रहा है। आईवीएफ की अगर जरूरत है तो उसको जल्दी करवाएं, टाइम वेस्ट ना करें, कोई शॉर्टकट नहीं है। नहीं। सो क्या करते हैं लोग, वो 20 ईयर से शुरू हुए, 25 हो गया, 30 हो गया, 35 हो गया, एट 40 दे डिसाइड कि अब कुछ नहीं हो रहा तो आईवीएफ करवा देते हैं। 40 पे आईवीएफ का सक्सेस रेट इज 5%। ठीक, 5%। सो आईवीएफ करवाना भी, अगर वजह पता चल गई है, लेट्स से ट्यूब्स ब्लॉक्ड है और वो नहीं हो सकता कुछ उसके बारे में, तो फिर आईवीएफ 26 साल पे पता चला है तो 26 में भी हो सकता है। वक्त जाया ना करें, क्योंकि जो ऑप्टिमल एज फॉर गेटिंग प्रेग्नेंट है वो यंगर द बेटर। सो अगर कोई 35-30 साल की औरत है, या हस्बैंड का पहला टेस्ट कराया, आपको पता चल गया कि स्पर्म काउंट में देयर आर इश्यूज, और उसमें आईवीएफ या इक्सी कहते हैं उसको, उसमें इक्सी हो सकता है, तो फिर उसको जब पता चला तभी करवा लें। वो कहते हैं नहीं, हमें दूसरे से ओपिनियन लेनी है, तो देन दे गो फ्रॉम डोर टू डोर, और फिर सारों से घूम के जब वो 6 साल बाद आपके पास वापस आते हैं तो अनफॉर्चुनेटली वो जो गोल्डन पीरियड होता है वो गुजर गया होता है, एंड यू कांट हेल्प देम। आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। सो अगर मैंने कहीं जाके अपना आईवीएफ कराना होगा तो मैं उनके प्रोटोकॉल्स देखूंगी, ठीक, कि उनके क्या प्रोटोकॉल्स हैं, उनके एथिकल बिहेवियर कैसा है, समझने की कोशिश करूंगी, और उनका सक्सेस रेट क्या है। सो ये बहुत जरूरी है आईवीएफ सेंटर्स के लिए कि आईवीएफ सेंटर एथिकल प्रैक्टिस करते हैं। एथिकल प्रैक्टिस है तो इट्स अ गुड सेंटर फॉर मी, एंड दे हैव गॉट गुड रिजल्ट्स। रिजल्ट अच्छा होना चाहिए। और दूसरा मैडम, आईवीएफ सेंटर के अंदर या आईवीएफ के जो प्रोसीजर्स होता है, इसमें कितनी स्पेशलिटी जो है वो इन्वॉल्व होती है? कौन कौन सी? बहुत सारी। जो सबसे इंपॉर्टेंट स्पेशलिटी इन्वॉल्व होती है ना, वो है जो लैब है। ठीक है, जो लैब प्रोसेस करते हैं, जो सारा कुछ करते हैं। सो एम्ब्रियोलॉजिस्ट है, गायनाकोलॉजिस्ट है, लैब टेक्नीशियन है, ये तो 3 उसके जो है ना, बेसिकली दे आर द कोर पीपल। उसके बाद फिर यंगर डॉक्टर्स की नर्सिंग्स हैं, उनकी टीम है, एनेस्थेटिस्ट है, वो बाकी सारे इन्वॉल्व हैं। और जेनेटिसिस्ट भी होना चाहिए एक्चुअली, इन इफ यू आर ट्राइंग टू सेट अप एन आईवीएफ सेंटर। ठीक हो गया। अच्छा मैडम, अगर हम बात करें कि कुछ ऐसी सब फर्टिलिटी के भी लोग हमारे पास आते हैं जिनके 2 बच्चे नॉर्मल हुए, फिर बीच में 8-10 साल का गैप है और दोबारा उन्होंने कोशिश की तो नहीं हुआ, तो फिर उनको आईवीएफ पे जाना पड़ा, तो इसकी वजह क्या होती है? कई दफा फैक्टर्स क्रिएट हो जाते हैं। सो जिस वक्त उनके पहले वो 2 बच्चे हुए, एवरीथिंग वाज ऑल राइट, लेकिन अगर उसके बाद किसी वजह से हस्बैंड की स्पर्म काउंट पे फर्क पड़ गया, या औरत की ट्यूब्स ब्लॉक हो गई, डिलीवरी के बाद पेल्विक इन्फेक्शन हो गया, तो उस वजह से, या एंडोमेट्रियोसिस हो गया, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है। ठीक। और दूसरा मैडम, जो एंजाइटी, डिप्रेशन हमारे मुल्क में बल्कि दुनिया में आम है, तो क्या ये भी काज बनता है सब फर्टिलिटी की? आई डोंट थिंक सो, नॉट नेसेसरीली। लेकिन इसको इस तरह से देखना चाहिए कि डिप्रेशन वाले पेशेंट्स किस तरीके की दवाइयाँ ले रहे हैं, हाउ मच दे आर टेकिंग, और फिर डिप्रेशन के साथ और एसोसिएटेड चीज़ें हैं।
कोइटल फ्रीक्वेंसी क्या है, ताल्लुकात क्या है हस्बैंड वाइफ के, कोई और बीमारियां तो नहीं है. सो एज सच आई विल नॉट से कि डिप्रेशन इन इटसेल्फ कैन कॉज इनफर्टिलिटी, ठीक। बट देयर कैन बी एसोसिएटेड फैक्टर्स जिसकी वजह से प्रेगनेंसी में मुश्किल हो जाए. जी नादरीन, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। यहीं पे वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो प्रोफेसर डॉक्टर रुबीना सुहेल हमारे साथ मौजूद होंगी और हम डिफरेंट सवाल डिफरेंट एंगल्स के साथ इनके सामने रखेंगे और आप लोगों की ज़िंदगी में आसानी पैदा करने की भरपूर कोशिश करें। वेलकम बैक नादरीन, आप देख रहे हैं हेल्थ स्पेशल प्रोग्राम और मैं डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी हूं और आज की हमारी जो मोस्ट पॉपुलर गेस्ट हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर रुबीना सुहेल। हम कोशिश कर रहे थे कि प्रोग्राम के पहले हिस्से में आईवीएफ को डिफरेंट एंगल्स के साथ देखें, उसकी स्पेशलिटी को देखें कि वहाँ कौन कौन सी स्पेशलिटी इन्वॉल्व होती हैं और कब होना चाहिए, क्या उसके फैक्टर्स हैं और क्या मसाइल होते हैं, उस पर हमने गुफ्तगू की। अब प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बाकी मानदा जो सवालात हैं उसको टच करने की भी कोशिश करेंगे। अच्छा मैडम, जैसे कि हम देखते हैं आपने पीसीओएस की बात की, पीसीओडी की बात की। आजकल हम देख रहे हैं कि हर दूसरी फीमेल जो हमारे क्लिनिकल ट्रायल में आती है उसके पास रिपोर्ट होती है जिसमें सिस्ट होते हैं या फाइब्रॉइड बने होते हैं। तो क्या ये सिस्ट जब होती हैं तब लोग बड़े परेशान हो जाते हैं कि मुझे यूट्रस निकलवानी पड़ेगी और इस तरह की 100 मिथ्स होती हैं, तो इसको कैसे टाइटल करते हैं? इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब अल्ट्रासाउंड के ऊपर कोई सिस्ट आती है, ठीक तो बहुत सारी सिस्ट हैं जो कि फंक्शनल या फिजियोलॉजिकल है, ठीक है तो वो खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी. ठीक है तो उसके ऊपर सर्जरी के लिए एग्री कर जाना इज नॉट अ स्मार्ट थिंग. अब अनफॉर्चुनेटली ये है कि पेशेंट के लिए डिसाइड करना कि इसके ऊपर कुछ करने की जरूरत है या नहीं है मुश्किल हो जाता है. ठीक बिल्कुल सो अगर आपकी सिंपल सिस्ट है और उसमें मेरे ख्याल में और वो छोटी है तो उसमें इंतजार करना चाहिए, वो खुद ही चली जाती है. ठीक दूसरी चीज होती है जो मल्टीपल सिस्ट होती हैं, जैसे कि पीसीओ में होती हैं, जो हमने पीसीओस की कई दफा बात की. उन सिस्ट के लिए सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है, सर्जरी की जरूरत नहीं है. उसके लिए जो है वो दूसरा तरीका इलाज है जिसके अंदर वेट रिडक्शन है, जिसके अंदर मेटफॉर्मिन का काफी आजकल पीसीओ में यूज किया जाता है, तो उसको उस तरीके से ट्रीट होना चाहिए. ठीक और तीसरी है वो सिस्ट जो कि पैथोलॉजिकल है. जो पैथोलॉजिकल सिस्ट है उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए, बट अगेन ऐसे डॉक्टर से होना चाहिए जो उसके लिए सूटेबल हो. सो हर डॉक्टर, मैं मेरे कॉलीग्स हैं जनरल सर्जन, बट आई वुड जस्ट लाइक टू से कि गायनेकोलॉजिकल सिस्ट शुड बी ऑपरेटेड बाय अ गायनेकोलॉजिस्ट. कई दफा हम समझते हैं कि जनरल सर्जन जो है वो हर तरह के ऑपरेशन कर लेते हैं, लेकिन जनरल सर्जन की ट्रेनिंग में गायनी की ट्रेनिंग शामिल नहीं है. सो कई दफा और कई इंसिडेंसेस एक्चुअली हैं जो कि मैं कोट कर सकती हूँ जिसके अंदर जनरल सर्जन से सर्जरी करवा के देयर वाज सम कॉम्प्लिकेशन. नॉट टू से कि जनरल सर्जन वो कॉम्प्लिकेशन करते हैं, जो मैं कहना चाह रही हूँ ये है कि अगर प्रॉब्लम गायनी की है तो इलाज करने वाला गायनाकोलॉजिस्ट होना चाहिए, बिकॉज वो डिटरमिन कर सकते हैं कि ये फिजियोलॉजिकल सिस्ट है, ये पीसीओ की है और इसके ऑपरेशन की जरूरत है. ठीक है सो अप्रोप्रिएट बंदे से अपना इलाज करवाएं अगर आपको सिस्ट हो गई है, और सारी सिस्ट पे ऑपरेशन लाजमी नहीं है. ठीक। अच्छा मैडम, जैसे हम ऑपरेशन की बात कर रहे हैं तो ऑपरेशन में भी कुछ टाइप्स होती हैं, कोई लेप्रोस्कोपिक है, कोई जर्नल है, कोई इस तरह की, किस तरह कौन सा बेस्ट तरीका है? आजकल के ज़माने में अगर लड़की, वैसे तो सबके लिए हो सकता है, लेकिन अगर लड़की बच्ची यंग है ठीक है और उसको सिस्ट है या एंडोमेट्रियोसिस है, एंडोमेट्रियोसिस की हमने बात नहीं की, लेकिन एंडोमेट्रियोसिस इनफर्टिलिटी का भी बड़ा कॉज है और आजकल कॉमन भी है बच्चियों में. ठीक और एंडोमेट्रियोसिस जो है उसमें कभी कभार, आजकल वैसे मेडिकल ट्रीटमेंट भी आ गया है ज़्यादा, लेकिन कभी कभार सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है. लेप्रोस्कोपिक सर्जरी एक ट्रेन डॉक्टर के हाथ में बहुत अच्छी चीज़ है और होनी चाहिए. सो प्राइमरीली अगर यंग लड़की है तो यंग बच्चियों में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी प्रमोट होनी चाहिए. ठीक है फिर आ जाती हैं वो खवातीन जिनकी हिस्टेक्टमी हो रही है, दूसरी है, उसमें डिपेंड करता है उनके साइज ऑफ यूट्रस पे. सो इफ इट इज पॉसिबल कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हो सके तो जरूर करवानी चाहिए, लेकिन करवाने वाला गायनेकोलॉजिस्ट होना चाहिए, जनरल सर्जन नहीं होना चाहिए, ठीक है और वो ट्रेंड होना चाहिए टू डू लेप्रोस्कोपिक सर्जरी. ठीक। मैडम, जैसे आपने एंडोमेट्रोसिस की बात की, तो अगर एक आम आदमी इसको समझे तो कैसे समझे? बहुत मुश्किल है. मैं इसको सादी जुबान में ये कह सकती हूँ कि अगर पीरियड्स के दौरान सिवियर पेन है, ठीक है जो पेन पीरियड्स के खत्म होने के बाद खत्म नहीं होती और ठीक। प्रसिस्ट करती है, तो एंडोमेट्रियोसिस का शक होना चाहिए और अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए. अल्ट्रासाउंड के ऊपर एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट नजर आ जाती है. ठीक है और इसका जल्दी डायग्नोज होना इसलिए भी जरूरी है कि दुनिया भर में एंडोमेट्रियोसिस बहुत लेट डायग्नोज होता है. सो औरतों को 5-7 साल हो जाते हैं एंडोमेट्रियोसिस के साथ दर्द में तड़पते हुए, और उसके बाद पता चलता है ओहो ये तो एंडोमेट्रियोसिस था. उसमें दो तरह के नुकसान है, एक तो वजियत जिससे वो औरत गुजरी, और दूसरा कि वो डिजीज वर्स होती गई. तो अगर जल्दी डायग्नोज हो जाती और एक अल्ट्रासाउंड तब करा लिया जाता और देख लिया जाता तो उसको रोका जा सकता था अपनी प्रोग्रेशन में.
ठीक। सो एंडोमेट्रियोसिस इज एन इम्पॉर्टेंट डिजीज जिसके बारे में ये समझना कि अगर पीरियड्स खत्म होने के बाद दर्द प्रसिस्ट कर रही है 4 दिन 5 दिन 1 हफ्ता 10 दिन, तो जरूर डॉक्टर को दिखाना चाहिए और अल्ट्रासाउंड भी करवाना और ये चाहिए। लोअर एब्डोमिनल पेन और लोअर एब्डोमिनल पेन होती है। ठीक है मैडम, जैसे हम फेब्रॉइड्स की बात करें अगर, तो अगर हमारी फीमेल जो हमें देखेंगी या देख रही हैं या कभी भी हमें सर्च करेंगी, तो फेब्रॉइड्स को अगर वो आसान अल्फाज में समझे और इसके ट्रीटमेंट को समझे तो कैसे समझे? ओके, फाइब्रॉइड जो है वो एक तरह की रिसॉली है जो कि यूट्रस की बॉडी के अंदर हो जाती है। ठीक। लेकिन मैंने फाइब्रॉइड के बारे में कुछ और कहने से पहले ये बात कहनी है कि फाइब्रॉइड दवाई से ठीक नहीं हो सकता। ठीक। पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी दवाई नहीं है जिसको मैं खाऊं और मेरा फाइब्रॉइड खत्म हो जाए। ठीक। पहली बात ये। ठीक। दूसरी बात ये है कि जो छोटे फाइब्रॉइड्स हैं उनको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। ठीक। 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, हमें जो ही एक 1 सेंटीमीटर का फाइब्रॉइड नजर आता है हम डॉक्टर के पास जाके अपना अल्ट्रासाउंड पेश करते हैं और फौरन अपने आप को भी पेश करते हैं कि कुछ करना है तो करते हैं। सो फाइब्रॉइड के साइट, साइज और नंबर पे डिपेंड करता है कि उसके ऑपरेशन की जरूरत है कि नहीं। अगर वो यूट्राइन कैविटी में प्रोजेक्ट कर रहा है तो हाँ उसको रिमूव होना चाहिए। लेकिन अगर वो यूट्रस में पड़ा हुआ है, मेंसेस को डिस्टर्ब नहीं कर रहा, फर्टिलिटी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा, तो उसको निकालना कोई ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन अगर वो फाइब्रॉइड बड़ा हो गया, हैवी मेंसेस हो रहे हैं, हीमोग्लोबिन 5 पे पहुंच गई है, तो उसका इलाज होना चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक हो गया मैडम। अक्सर हमने देखा है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो लोगों को शुगर निकल आती है या उनका ब्लड प्रेशर हाई होता है, इसकी बेसिक वजूहात क्या होती हैं और ट्रीटमेंट क्या होगा? थैंक यू फॉर दिस एक्सलेंट क्वेश्चन। देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैं इसको थोड़ा पीछे लेके जाऊंगी। आप ये देखिए कि जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है तो जो हमारा सोशल सेटअप है वो 2 बातें समझाता है उसको। एक ये कि बेटा आराम करो, ठीक है, और दूसरा ये कि बेटा सब कुछ खाओ और 2 बंदों का खाना खाओ। और 2 बंदों का खाना खाओ, जो कि अब कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। सो मेरे ख्याल में कॉम्प्लिकेशंस ऑफ प्रेगनेंसी, क्योंकि जो 2 आपने बताई ये दोनों भी कॉम्प्लिकेशंस ऑफ प्रेगनेंसी हैं, उसकी तादाद बढ़ जाती है अगर आप अननेसेसरी वेट गेन कर लें। ठीक। सो किसी औरत को 9 महीने में 10 केजी वजन बढ़ाना होता है। हमारे यहाँ पहले 3-4 महीने में वो 10 केजी पूरा हो जाता है और उसके बाद हम ओवरवेट होने देते हैं औरतों को। तो और भी फैक्टर्स हैं जिससे डायबिटीज और ब्लड प्रेशर हो सकता है, लेकिन डायबिटीज होने में ओवरवेट होने का, एक्सेसिव ईटिंग का, एक्सेसिव मीठा लेने का बहुत बड़ा फैक्टर है। मुझे पता है जब मैं खुद खातूनों के जब प्रेगनेंसी होती है तो दिल करता है कई दफा, लेकिन वी हैव टू बी स्मार्ट कि हम किस किस्म की कैलोरीज खा रहे हैं। सो ब्लड प्रेशर पहली प्रेगनेंसी में इवन अगर आप नॉर्मल भी खा रहे हैं तो बहुत सारी खवातीन को हो सकता है। तो ब्लड प्रेशर को मेजर करना, इसीलिए एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर इज रिकमेंडेड इन प्रेगनेंसी मल्टीपल टाइम्स। हर विजिट पे बीपी जरूर डॉक्टर चेक करता है। लेकिन अगर हम उसको अवॉइड करना चाहते हैं डायबिटीज को और ब्लड प्रेशर को, तो जो हम कर सकते हैं अपनी तरफ से वो ये है कि हम वेट गेन ऑफ प्रेगनेंसी उतना करें जितना डिजायर्ड है। दूसरा फिजिकल एक्टिविटी। शुरू से प्रेगनेंसी के ज्यादातर लोग समझते हैं कि अब प्रेगनेंसी का 9वां महीना शुरू हुआ है या 8वां शुरू है, अब वॉक शुरू करो। वॉक पूरी प्रेगनेंसी में हो सकती है, अनलेस के डॉक्टर आपको वॉक से मना करे या आपको कोई ब्लीडिंग हो गई है और आपको लगे कि ये डेंजरस है। उसके अलावा पूरी प्रेगनेंसी में वॉक हो सकती है। और खाना लेके किचन में जाना या बेडरूम में वॉक करना इज नॉट वॉक। वॉक का मतलब है ब्रिस्क वॉक, द वे वी गो एंड डू इट इन अ पार्क, जिसमें सांस फूले। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा मैडम, आपके नज़दीक जैसे कि हम देखते हैं कि पुराने वक्तों के अंदर हमारी जो आज तो LHV मॉडर्न होगी ना, उससे पहले दाइयाँ होती थी। दाइयों का ओपिनियन आपकी नज़र में कितना वैलिड होता है? ये तो आपको पता ही नहीं कि आपने कैसा सवाल किया। देखिए बात ये है, आजकल जमाना है स्किल बर्थ अटेंडेंट का। ठीक। मैं क्या हूँ, मैं भी स्किल बर्थ अटेंडेंट। फर्क सिर्फ यह है कि मैंने बहुत पढ़ ली है। जो दाई है अगर वो स्किल बर्थ अटेंडेंट है तो वो ठीक है। उसको मैं इस तरह से कहूंगी कि गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था केडर ऑफ कम्युनिटी मिडवाइफ्स। अगर कम्युनिटी मिडवाइफ है, और अभी भी इस पे काम हो रहा है काफी, अगर कम्युनिटी मिडवाइफ है और वो स्किल बर्थ अटेंडेंट है और वो ट्रेंड है, तो बिल्कुल हाँ वो डिलीवरी करवा सकती है। आपको पता है यूके वगैरह में होम डिलीवरीज का ट्रेंड काफी ज्यादा प्रोपोगेट कर रहा है, और वहां भी ये देखा गया है कि घर की डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं अगर आप केयरफुली मरीजों को सिलेक्ट ना करें जो कि घर पे डिलीवर हो सकते हैं, क्योंकि घर पे आप वो फैसिलिटीज क्रिएट ही नहीं कर सकते। सो मैं दाई के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि अगर आपकी दाई है तो आप उसे स्किल सिखाएं। इफ शी इज अ स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट, मोस्ट वेलकम। लेकिन अगर वो स्किल्ड नहीं है तो औरत की जिंदगी खतरे में हो सकती है।
ठीक है। गवर्नमेंट ने एक और केडर बनाया था जो कि था कम्युनिटी मिडवाइफ्स का, जो LHWs का। जो LHW का केडर है वो औरत का घर जाके एंटीनेटल भी करता है, ठीक है। और वो जो है उनके पास नंबर ऑफ हाउसेस फिक्स्ड होते हैं। तो अगर आप उनको दिखा रहे हैं और आपको पता है कि आप लो रिस्क हैं, तो आप उससे गाइडेंस ले सकते हैं कि कौन सी सेफ जगह है। तीसरी बात जो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी की है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने 24/7 फैसिलिटीज, जिसका मतलब है कि वो RHC और BHU जहां 24 घंटे डिलीवरी की फैसिलिटी अवेलेबल है। तो घर पे डिलीवर होने से ये बेहतर है कि आपके घर के पास जो 24/7 फैसिलिटी है उस पे जाके डिलीवर। दैट इज माई एडवाइस टू ऑल द वुमेन आउट देयर, खास तौर पे जो रूरल एरियाज में रह रहे हैं, घर पे डिलीवरी की बजाय उन फैसिलिटीज में सहूलत मौजूद है, वहां डिलीवर। ठीक। मैडम, अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो शुगर होती है, क्या ये अलार्मिंग साइन भी होता है कि अगर आपने ठीक ना किया तो आपको आने वाले वक्त में शुगर हो सकती है? बिल्कुल। दो बातें। पहली बात यह है कि जो प्रेगनेंसी में शुगर होती है, दैट के इफ इट इज नॉट कंट्रोल्ड प्रॉपरली, तो वो स्टिल बर्थ कर सकती है। स्टिल बर्थ का मतलब है बच्चे की पेट में डेथ हो सकती है। ठीक। शुगर के कंट्रोल पे इतना ज्यादा हम प्रेशर क्यों डालते हैं मरीज के ऊपर? क्योंकि हम ये चाहते हैं कि मरीज का बच्चा सेफली डिलीवर हो। ठीक। उसको सेफ डिलीवर करने के लिए शुगर कंट्रोल करना जरूरी है। दूसरी बात यह है कि जिन औरतों को प्रेगनेंसी में डायबिटीज हो गई, जिसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं, जिसको जेस्टेशनल डायबिटीज होगी उसका लाइक्लीहुड है कि उसे फ्यूचर में डायबिटीज होनी है, और फ्यूचर में डायबिटीज अर्लियर एज पे होगी एज कंपेयर टू द अदर वुमेन अराउंड हर। इसलिए एक किस्म का ये पहला वार्निंग साइन है कि ठीक। आपकी बॉडी जो है वो शुगर को प्रॉपरली प्रोसेस नहीं करती, तो आपको केयरफुल होने की जरूरत है। तो हम उन औरतों का 6 हफ्ते के बाद ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट रिपीट भी करवाते हैं, और अगर वो नॉर्मल है तो मैं उन्हें कहती हूँ कि 6 महीने के बाद अपना HbA1c कराते रहो, ताकि आपको नजर रहे कि आपकी ब्लड शुगर ठीक जा रही है। ठीक हो। मैडम, बढ़ती हुई आबादी को कम करने का आसान तरीका क्या होगा? हम कम नहीं करना चाहते, ठीक है। लेकिन हम बढ़ते को रोकना चाहते कंट्रोल करना चाहिए। हैं। इसमें समझने की बात यह है कि पाकिस्तान 5th मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड है, ठीक। और आपसे ऊपर जो 4 ममालिक हैं, जिसमें USA भी आता है, इंडिया भी आता है, वो इतने रकबे के लिहाज से बड़े। और रिसोर्सेज के लिहाज से इतने बड़े ममालिक हैं कि मैं कई दफा सोचती हूँ कि ये इतना सा पाकिस्तान और इतने बड़े बड़े मुल्क, हमारा आपस में कोई मैच ही नहीं है। ऐसे ही। सो हमारी आबादी बहुत ज्यादा है, हमारे रिसोर्सेज बहुत कम है। अगर आप मोटे वे पे जाएं तो आप देखेंगे कि जो देहात का इलाका था जहां एग्रीकल्चर होता था, वो एग्रीकल्चर अब कन्वर्ट होता जा रहा है हाउसिंग कॉलोनीज में ऐसे ही। और हाउसिंग स्कीम्स में। तो हम क्या कर रहे हैं? हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को खत्म कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। तो जब आबादी, मैं पेशेंट्स को कई दफा कहती हूँ कि बर्थ स्पेसिंग का सोचें, तो वो कहते हैं डॉक्टर साहब हमने तो पाकिस्तान में रहना ही नहीं। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि हम जो यहाँ बच्चे पैदा करते हैं, 2-3 बातें हैं। पहली बात, हमें उतने बच्चे पैदा करने चाहिए जिसमें हम, चीज है ना, मिल बांट के खानी है। ऐसे। ये तो नहीं ना कि एक वेल टू डू खानदान है तो वो 8 बच्चे पैदा कर सकते हैं और दूसरे को कहें तुम तो बच्चा नहीं पैदा कर सकते। ऐसे। तो अगर हमने ये करना है और अगर हमने अपने एतदाल से चलना है और मुल्क के रिसोर्सेज को अच्छा यूज करना है, अब आप देखिए, आप हॉस्पिटल में जाते हैं, कितनी दफा आप भी डॉक्टर हैं, मैं भी डॉक्टर हूँ, डॉक्टर्स टर्मिनेट कर दिए जाते हैं, बेड पे 2 मरीज थे। किसका फॉल्ट था? फॉल्ट तो इतनी मैनेजमेंट। पॉपुलेशन का है ना। ऐसे ही। जब आपके पास इतनी पॉपुलेशन है और अस्पताल लिमिटेड नंबर हैं, तो वो 2 ही होंगे ना, एक बेड पे 4 भी हो सकते हैं। ऐसे ही। तो द प्रॉब्लम इज कि अगर हम उतनी, जितनी हमारे पास फैसिलिटीज हैं, उसके हिसाब से अपनी आबादी को रखेंगे तो हमारा मुल्क भी बेहतर होगा, हमारे खानदान भी बेहतर होंगे, हमारा मुल्क तरक्की भी करेगा। और अगर हम बगैर सोचे समझे बच्चों को पैदा करते हैं, इस वक्त हमारा जो यंग जनरेशन का सर्ज है पाकिस्तान का, वो बहुत ज्यादा है, ठीक। और वो यंग बच्चे अनएजुकेटेड हैं, अनएम्प्लॉयड हैं। तो जब वो बच्चे आपके 40s में जाएंगे तो क्या होगा? मुल्क भर जाएगा उन लोगों से जो कि अनएम्प्लॉयड और अनएजुकेटेड हैं। तो अगर हम एजुकेशन इंप्रूव करना चाहते हैं, अगर हम फैसिलिटी इंप्रूव करना चाहते हैं, अगर हम बर्थ को ठीक करना चाहते हैं, तो हमें, मैं ये नहीं कहती बच्चे कम पैदा करें, मैं इसको एक और तरीके से कहती हूँ, मैं कहती हूँ बर्थ को स्पेस करें। एक औरत के एक बच्चे के बाद दूसरे बच्चे तक कम से कम 3 साल का वक्फा होना चाहिए, ताकि वो अपने उस बच्चे को, और एक मैं और बात कहना चाहूंगी, द फर्स्ट 1000 डेज ऑफ अ बेबीज लाइफ, उसका मतलब ये है कि बच्चे की पैदाइश, कंसेप्शन से लेकर 2.5 साल तक की जो उम्र है बच्चे की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसमें बच्चे की न्यूरोनल डेवलपमेंट, यानी जो ब्रेन की डेवलपमेंट है, बड़ी तेजी से हो रही है। उस वक्त बच्चे को इमोशनल नीड्स बहुत ज्यादा है। तो अगर माँ उस वक्त बच्चे को अपना दूध पिलाए, बच्चे को अपनी अनडिवाइडेड अटेंशन दे, बच्चे का ख्याल करे और अपनी सेहत भी बेहतर करे, तो माँ के लिए भी बेहतर है, वो बच्चा एक हेल्दी, मेंटली और फिजिकल
सिटीजन बनेगा। हमारा इस मदर ये रोल नहीं है कि हम बच्चा पैदा करें और अपने सर्वेंट को या अपने रिश्तेदारों को पालने को दे दें। हमारा रोल ये है कि हमने उस बच्चे की अच्छी नशोनुमा भी करनी है। ठीक उसके लिए 2.5 साल बहुत कीमती है। ठीक तो वक्फा करें, वक्फा करेंगे तो मुल्क का भी फायदा, अपना भी फायदा और अपने बच्चों का भी फायदा। ठीक हो। इसी में डॉक्टर साहब, इसी के साथ रेलिवेंट एक सवाल मेरे माइंड में आया कि अगर मदर फीड करवाएं तो वो भी आबादी कम करने की शरह में कुछ किरदार अदा बिल्कुल, कर सकते क्यों नहीं करेगी। देखिए ना, कुरान शरीफ में भी है कि माओ को अपने बच्चों को दूध पिलाना चाहिए। हैं? बिल्कुल। हम भी यही कह रहे हैं कि बच्चों को दूध पिलाना चाहिए। तो एक किस्म का, नॉट 100%, लेकिन अगर आप एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हो, जिसका मतलब है कि सिर्फ माँ का दूध, पानी ना दे रहे हो, तो काफी हद तक ओवुलेशन डिले हो जाती है। ठीक है। सो ब्रेस्ट फीडिंग कैन एक्चुअली हेल्प स्पेस द प्रेगनेंसी, क्योंकि उस बच्चे को जरूरत होती है। लेकिन कुछ माएँ होती हैं वो अपना दूध भी देती हैं और बॉटल भी देती हैं, उसमें फिर ओवुलेशन शुरू हो जाती है। ठीक हो जाए। थैंक यू सो मच मैडम, आपकी मोहब्बत का Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे Thank पास टाइम खत्म है, जब हम स्टूडियो में होते हैं हमारे पास आखिरी 1-1.5 मिनट है। हम्म। प्रोफेसर डॉक्टर रुबीना सुहेल का पब्लिक के नाम क्या पैगाम, और पब्लिक आपसे कांटेक्ट कैसे करें? बहुत शुक्रिया। मैं काम करती हूँ हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल में, जो कि लाहौर में है। तो अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहें, मैं वहाँ अवेलेबल हूँ। लेकिन मेरा आपके लिए एक पैगाम है, अपने डॉक्टर पे ट्रस्ट करें, डॉक्टर पे भरोसा करें, और जो डॉक्टर आपको एडवाइस देता है उसको ये समझें कि वो एडवाइस आपकी बेहतरी के लिए और आपकी फ्यूचर जनरेशन की बेहतरी के लिए। इस तरीके से जब डॉक्टर और पेशेंट की रिलेशनशिप इंप्रूव होगी तो मेरे ख्याल के मुताबिक आपका ट्रीटमेंट ज़्यादा बेहतर होगा। थैंक यू वेरी मच। जी नाजरीन, आपने देखा कि आज के प्रोग्राम के अंदर हमने कोशिश की कि ऐसे सवालात जो आप लोगों की ज़िंदगी में आसानी पैदा कर सकते हैं या करेंगे, हमने डिफरेंट एंगल्स के साथ अपने एक्सपर्ट के सामने रखे। और डॉक्टर रुबीना सुहेल ने बड़े ज़बरदस्त मुदल्लल बेस्ड ऑन साइंस गुफ्तगू की और कोशिश की कि आप लोगों तक आसान अल्फाज के अंदर एक अच्छा मैसेज डिलीवर किया जाए। अगर आपको हमारे इस प्रोग्राम से मुतल्लिक़ किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, कोई कुछ लोग आप हमें कुछ सजेस्ट करना चाह रहे हों, कोई आपकी क्यूरी थ्योरी कोई भी सवाल जवाब हो, आप कमेंट बॉक्स में आइए, नेगेटिव लिखें या पॉजिटिव लिखें, लेकिन ज़रूर लिखें। जब आप लिखते हैं तो हमारी रीच बढ़ती है और हमें अपनी इस्लाह का मौका मिलता है। हम कोशिश करते हैं कि आपके उठाए गए सवालात की अक्कासी करें और नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर अपने एक्सपर्ट के सामने ये चीज़ें रखें और आप लोगों की ज़िंदगी में आसानी पैदा करें। मुझे, मेरी प्रोडक्शन टीम और प्रोफेसर डॉक्टर रुबीना सुहेल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।